Hi students, welcome to Shortcut. Our today's chapter is motion and measurement of distances. इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन के बारे में और डिस्टेंस को मेज़र कैसे किया जाता है उसके बारे में. नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब पुराने समय की अगर बात की जाए, जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन अवेलेबल नहीं थे तो लोग क्या करते थे, वो चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, यानी कि पालना शुरू किया. जैसे कि हॉर्सेज हो गए, कैमल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, इनका उपयोग किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए. घोड़ों पे बैठकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. और फिर वो जो बैलगाड़ियाँ वगैरह जो रहती हैं, कार्ट्स जो रहती हैं जिसको हम कार्ट कहते हैं, वो पुल करने के लिए भी उन्होंने फिर एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया. तो इस तरीके से धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो बदलने लगी, यानी कि पहले वो पैदल जाते थे या सामान को सर पे ढोते थे. फिर उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया. फिर जब लकड़ी से उन्होंने चीज़ें बनाना शुरू किया तो कार्ट वगैरह जैसे इन्वेंट हुई, कार्ट का इन्वेंशन किया. फिर उसको पुल करने के लिए इन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया. फिर धीरे धीरे जो दूसरे व्हीकल्स थे, बाइसिकल है जैसे स्कूटर, कार, मोटर बाइक्स वगैरह, इनकी जब इन्वेंशन हुई तो फिर सब लोग इनका उपयोग करने लगे. स्टीम इंजन जो था उसका इन्वेंशन जो था वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था. स्टीम इंजन के इन्वेंशन से काफ़ी जो स्थिति थी काफ़ी बदल चुकी थी. ट्रेन्स और ऑटोमोबाइल्स में भी काफ़ी बदलाव आने लगा. धीरे धीरे मोटर शिप्स का यूज़ होने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर के ऊपर, यानी कि शिप्स जो कि मोटर से चलती. पहले तो आप जानते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ दैट चप्पू से चलाया जाता था, यानी कि या फिर वो हवा के लिए, हवा से जो उसको ऊपर आप पाल बोलते हैं जिसको हिंदी में हम लोग सेल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, उसके मदद से हवा के दबाव से मूवमेंट किया जाता था शिप्स का. लेकिन अब उसके लिए भी मोटर शिप्स आ गई हैं. इन्होंने जो ट्रैवलिंग का जो टाइम था वो काफ़ी कम कर दिया. देखिए पहले पैदल जाते थे तो बहुत टाइम लगता था. फिर जब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया तो काफ़ी समय में थोड़ा कटौती हुई, जल्दी पहुंचने लगे. फिर जब कार्स वगैरह डेवलप हो गई तो कार्ट्स के ऊपर एक ही समय में ज़्यादा लोग जा सकते थे. फिर जब ये गाड़ियाँ वगैरह बन गई हैं तो अभी ट्रांसपोर्टेशन का समय जो साधन हैं आप जानते हैं कि इतने डेवलप हो चुके हैं कि हम लोग जो दिनों का काम था उसे घंटों में पूरा कर लेते हैं. जो सफ़र था, जैसे कि आपको अगर बहुत ही जल्दी कहीं पहुंचना है दूर तो आप एरोप्लेन का यूज़ करिए, तो वो क्विकेस्ट एक ट्रांसपोर्ट मोड है. अगर आपको रेगुलरली एक कम पैसा खर्च करके जाना है, सफ़र करना है और आपके समय की कोई दिक्कत नहीं है, देन यू कैन गो बाय ट्रेन ऑल्सो. और अगर बहुत ही कम दूरी है तो आप बाय बस भी ट्रैवल कर सकते हैं, और अपने खुद के व्हीकल्स भी हैं लोगों के पास. तो आज की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक साधन हो गए, यानी कि हर एक चीज़. अब तक तो हम लोग पेट्रोल डीजल से चला रहे थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी आ गई हैं, बिजली से चलने वाली ट्रेन, एरोप्लेन्स, सुपरसोनिक जेट्स भी इन्वेंट हो चुके हैं. इवन हम बात करें तो स्पेस शिप्स जो हैं वो आउटर स्पेस में ट्रैवल करने के लिए यूज़ की जाती हैं. तो ये था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. अब मेज़रमेंट की बात की जाए तो मेज़रमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है साइंस के लिए और हमारे डेली जीवन में भी, क्योंकि आप बिना मेज़रमेंट के तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है. जैसे कि आप जानते हैं कि आपको कोई भी चीज़ करनी है, जैसे कि आपको चाय भी बनानी है तो उसके अंदर आपको मेज़र करके जो दूध है, शक्कर है, वो सब चीज़ें मेज़र करके ही डालनी पड़ती हैं. आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको मेज़रमेंट के द्वारा ही सब कुछ करना पड़ता है. तो हम सुबह से लेकर शाम तक हर जगह पर मेज़रमेंट का उपयोग करते हैं. जब हम कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, फ्रूट्स वेजिटेबल, तो वहाँ भी हमें मेज़रमेंट देखना पड़ता है कि कितना हमें चीज़ मिल रहा है, किलो के हिसाब से, ग्राम्स के हिसाब से. जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है हमारा स्कूल कितनी दूर है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है. फिर हम इवन डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेज़र किया जाता है, यानी कि मेज़रमेंट का हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा रोल है. ऐसे में मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड विद स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी अननोन क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अननोन क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट से. इसी को मेज़रमेंट कहा जाता है. जैसे कि लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, इन सब को हम मेज़र कर सकते हैं मेज़रमेंट की यूनिट्स के द्वारा. देखा, यानी कि जो अलग अलग चीज़ों को मेज़र करने की क्वांटिटीज़ जो हैं इनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. क्या कहते हैं इनको हम? फिज़िकल क्वांटिटीज़. वहीं दूसरी तरफ एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिस भी क्वांटिटी को आप मेज़र कर सकते हो उसको हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी. अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट के बारे में.
इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू मेजर लेंथ। अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, आजकल हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि हम मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। लेकिन पुराने समय में ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, हैंड स्पैन, यानी कि अपने हाथ को, आप जानते हैं ना, अपने हाथों को, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं किस तरह से ये व्यक्ति जो है अपने हाथ को एक अंगूठे से लेके ये लास्ट उंगली तक मेज़र कर रहा है, हैंड स्पैन, तो ऐसे मेज़र करते थे। फिर कुछ लोग अपने क्यूपिट, यानी कि अपने हाथ के लेंथ से करते थे, पेस, फुट, फादम, यानी कि अलग अलग तरीके से वो मेजरमेंट का, यानी कि अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके वो मेजरमेंट करते थे। इसमें आप देखिए हैंड स्पैन, क्यूबिट, पेस एंड अदर यूनिट्स बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स आर नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल। अब आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज क्यूपिट, दिस इज हैंड स्पैन एंड दिस इज पेस। अब क्या ये सब लोगों का सेम है? जो लंबा आदमी होगा उसका पेस बड़ा होगा, और हो सकता है किसी के आर्म के भी अंदर भी फ़र्क हो, हाथ में भी, तो अलग अलग। तो ये जो ये जो तरीके हमने देखे, दीज आर नॉट एक्यूरेट, ये परफेक्ट नहीं थे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते थे, इसलिए इनके ऊपर रिलाय रहना पॉसिबल नहीं था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैंड स्पैन किया जा रहा है, आप जो हैंड स्पैन करोगे उसमें आपका अलग आएगा, और कोई और आपका दोस्त होगा जिसका हाथ थोड़ा बड़ा है, वहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर दोज यूनिट्स दैट हैव अ फिक्स्ड क्वांटिटी और वैल्यू, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी नहीं करते। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम उन यूनिट्स को कहते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते हैं, जिनका जो मेजरमेंट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सिमिलर माना जाता है। जैसे कि आप बात करिए, अगर हम बात करें किलोग्राम की, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप दुनिया में कहीं भी जाइए, दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम में ही आपको चीज़ें मिलेंगी, और वो किलोग्राम जो है उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स, एंड दैट इज सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये सिमिलर। अगर आप किलोमीटर्स की बात करें, तो किलोमीटर्स जो हैं वो भी पूरी दुनिया के अंदर डिस्टेंस मेजर करने के लिए किलोमीटर का यूज़ होता है, और किलोमीटर जो है हर जगह पर आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पर आपको अलग देखने को मिला, इंग्लैंड गए तो वहाँ पे अलग है, नहीं, सब जगह पर आपको सिमिलर ही डिस्टेंस, यानी कि मेजरमेंट यूनिट देखने को मिलेगी। अनु थर्ड पेज देखो बेटा, आगे हम देख रहे हैं एसआई यूनिट्स के बारे में। अब एसआई यूनिट, यानी कि जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स भी कहते हैं, एसआई यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म है यहाँ पर ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब ये फ्रेंच नेम है इसका, और इसी से जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एसआई, ये इसी से बना है। एसआई यूनिट जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है सेम रहता है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जैसे कि मीटर में है, फिर एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड्स में होती है, फिर किलोग्राम की मास की किलोग्राम होती है, और टेम्परेचर की केल्विन होती है। तो दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स। आगे हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब लेंथ, जब दो पॉइंट्स के बीच में जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दो पॉइंट समझो, आपके पास टेबल है, जो आप टेबल को इस एंड से लेके उस एंड तक मेजर करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका टेबल जो है, स्टडी टेबल, कितना लंबा है। तो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक आप उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, और ये होगी उसकी लेंथ, और दूसरी तरफ उसकी विड्थ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, उसकी डेप्थ भी होगी, थिकनेस, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक जब उसको मेजर करेंगे तो इसको हम कहते हैं द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ मेजरमेंट आप मुझे करके बताइएगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने टेबल की, स्टडी टेबल की मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को, जिसको भी मेजर करना चाहते हैं, उसको एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो माप लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं उसकी लेंथ। अब लेंथ जो है उसके लिए आजकल हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, देखिए ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज़ द फ्लेक्सिबल टेप, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी टेलर्स के द्वारा यूज़ की गई फ्लेक्सिबल टेप है। टेलर लोग ये टेप यूज़ करते हैं, और जो मैसन्स हो गए या इंजीनियर्स जो हो गए वो इसका उपयोग करते हैं। मेजर स्मॉल लेंथ और शॉर्ट डिस्टेंस। अब छोटे डिस्टेंसेज और स्मॉल लेंथ को मेज़र कैसे किया जाता है, अब आप जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये भी मतलब डिस्टेंसेज 10, ये लगभग 10 फीट जैसी हो सकती है, 15 फीट, 20 फीट जैसी हो सकती है जगह। लेकिन छोटे डिस्टेंसेज को मेज़र करने के लिए स्केल्स आते हैं, जिनका ऊपर जो रीडिंग रहती है वो 100 सेंटीमीटर तक रहती है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो आप उस चीज़ को आसानी से मेज़र, आप अपना स्केल देखिएगा, आपके स्केल जो हैं, छोटा स्केल कितने सेंटीमीटर का है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और जो बड़ा स्केल, एक लंबा स्केल आता है, वो भी देखिए कितने सेंटीमीटर का है, ये दोनों मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स। इसके बाद हम देखते हैं टू मेजर लार्ज लेंथ डिस्टेंस। जब बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है तो हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। जैसे कि आप जहाँ पर रहते हैं, आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है,
आप मेज़र करके मुझे बताइए, नॉट एग्जैक्टली बट आप अप्रोक्सीमेट तो आप बता सकते हैं ना कि आपका घर है जो वो आपके स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है, तो यू कैन राइट 5 किलोमीटर्स। अगर 4.5 किलोमीटर दूर है तो 4500 मीटर्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका घर और स्कूल जो है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो इस तरीके से कन्वीनियंट मेजरमेंट के लिए हम बड़े से छोटी क्वांटिटीज़ को अलग अलग तरीके से मतलब कैलकुलेट करते हैं। यूनिट विच आर यूज टू मेजर स्मॉलर क्वांटिटीज आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। जो यूनिट्स का यूज़ किया जाता है छोटी मेजरमेंट करने के लिए, छोटी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, उनको कहते हैं सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। और जो लार्ज क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ यूनिट, यानी कि छोटे सब मल्टीपल्स और लार्ज वाले मल्टीपल्स। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, राधा का घर जो है वो 6540 मीटर है उसके दोस्त के घर से। तो डिस्टेंस फाउंड करना है किलोमीटर में, तो ये मीटर में दिया है तो डिवाइड करिए इसको 1000 से, तो आपको किलोमीटर आ जाएगा, यानी 6.54। वैसे ही यहाँ पर आपको लिखा गया है राहुल जो है उसके पास एक रोप है जो कि 2 मीटर लंबी है, उसको लेंथ को सेंटीमीटर में बताना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितना होगा, 100 × 2 दैट इज़ 200 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे हमें 200 सेंटीमीटर का आंसर मिल जाएगा। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे मेजर की जाती है। आप देखिए यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे एक जीरो मार्क रहता है। तो जीरो मार्क कुछ स्केल्स के अंदर ये जीरो मार्क नहीं भी दिया होता है। तो आपको जो भी चीज़ मेजर करनी है वो आप 1 पे नहीं रखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 1 पॉइंट पे वो चीज़ रखते हैं और 1 से आगे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। लेकिन या अगर आप उसको 1 पे रखेंगे तो 1 से यहाँ पर आते हैं तो 2 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 नहीं होगी, 1 तक का मेजरमेंट कहाँ गया। तो पूरा मेजरमेंट लेने का सही तरीका ये है कि आपका जो स्केल है उसके ऊपर 1 से पहले या तो वहाँ पर 0 लिखा होगा, अगर वहाँ 0 नहीं है तो जो भी यहाँ पर लंबी लाइन छोटी सी आप देख रहे हो, आप जिस भी चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं आप वो पॉइंट को उस पॉइंट पे रखिए, ए पॉइंट। जैसे इसको नाम दिया हमने ए, और वो चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट जो है समझिए यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो दिस विल बी नेम्ड एज बी। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे पता लगेगा, आप 0 से लेके फाइनल जो है उसको नोट कर लीजिए, फाइनल रीडिंग को। सपोज़ यहाँ पर आपके स्क्रीन में आप देख रखे हैं ये 4.5 पे है, तो 4.5 पे है, दैट मीन्स द फाइनल रीडिंग इज़ 4.5। तो इस कार्ड की लेंथ है 4.5। क्या आप अपनी नोटबुक की लेंथ मुझे बता सकते हैं? अगर आपकी नोटबुक की लेंथ, जो भी नोटबुक है आपके पास, भले वो फुल स्केप है या छोटी बुक है, उसका मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि उसकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में कितनी है। अब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए स्केल से मेजरमेंट करते हो। पहला, प्लेसमेंट ऑफ स्केल। स्केल का प्लेसमेंट जो है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा 11A और B फिगर्स के अंदर, यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर करेक्ट प्लेसमेंट कैसे होता है, जब आप इसको ये जो आप पारदर्शी, अगर आपके पास स्केल जो है वो पारदर्शी है यानी कि वो ट्रांसपेरेंट है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए ये 0 पॉइंट है, अगर 0 नहीं दिया है तो 1 से पहले जितनी भी लाइन्स हैं उस पॉइंट को यहाँ पर प्लेस कीजिए और फिर इसका एंड पॉइंट देखिए और उस एंड पॉइंट की जो रीडिंग है उसको नोट करिए। तो इस तरीके से आप उसकी एग्जैक्ट लेंथ बता सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो तरीका है दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप उसको टेढ़ा रख रहे हैं ऐसे, देखिए आप यहाँ पर ये पार्ट देखिए और ये पार्ट देखिए, दोनों काफ़ी टेढ़े हैं, एंगल में आ रहे हैं, इस कारण से दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, रॉन्ग वे टू मेजर। देन वॉर्न आउट एंड्स। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप टूटा हुआ, सपोज यहाँ पर हमारा रीडिंग आप देखिए 1 से पहले थोड़ा टूटा हुआ है, तो 1 से यहाँ तक अगर मेज़र कर रहे हैं, हम टूटे हुए स्केल से मेज़र कर रहे हैं, तो हम 1 पे रख रहे हैं और ये हमारा एंड पॉइंट 5.5 आ रहा है। तो ये जो है ये हमारा रीडिंग का तरीका गलत है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट रीडिंग। लेकिन इसको करेक्ट हम बना सकते हैं कैसे। अब आप देखिए आपने शुरू किया था 1 से और ख़त्म किया 5.5 पे, इसका मतलब आपने कितना पीछे छोड़ दिया, 1 से शुरू किया था, यानी कि आपने 1 सेंटीमीटर से शुरू किया था, यानी कि 0 से 1 तक का 1 सेंटीमीटर आपने मेज़र नहीं किया है। तो उसको यानी कि 1 सेंटीमीटर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल कितना है हमारा 5.5। 5.5 में से ये जो 1 का डिस्टेंस है हमारा ये माइनस कर देंगे, यानी कि 5.5 माइनस 1.0 इज इक्वल टू 4.5। तो ये हमारा 4.5 मिल जाएगा हमें। पोजीशन ऑफ द आई, आँख की पोजीशन की बात भी की जाए तो वो भी कैसे हम कर सकते हैं। आई पोजीशन जो है वो भी एग्जैक्टली एकदम स्ट्रेट ऊपर से देखना है हमको, यानी कि अगर हम साइड से देखेंगे या इस साइड लेफ्ट या राइट साइड से देखेंगे तो उसमें ज़रूर फ़र्क आएगा। अगर आप लेफ्ट या राइट साइड से देखते हैं तो रीडिंग जो है वो 4.6 या फिर 4.4, यानी कि 1 पॉइंट बढ़ भी सकती है और 1 पॉइंट घट भी सकती है अगर आप उसको गलत पोजीशन से देख रहे हैं तो। इसलिए हमें उसको एग्जैक्टली ऊपर से देखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो स्केल है इसको आप देखिए, आप इस तरफ से देखेंगे तो आपको शायद 1 पॉइंट बढ़ा हुआ मिले, इस तरफ से देखेंगे तो शायद 1 पॉइंट इस तरफ घटा हुआ मिले, और अगर आप इसको ऊपर से एकदम देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट इसका फिगर दिखाई देगा कि कितना उसका रीडिंग है।
तो पोजीशन होनी चाहिए कि एकदम ऊपर। इसके बाद आगे है हमारा एक एक्टिविटी दी गई है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए काफ़ी डिफिकल्ट है। अब देखिए इसको कैसे मेज़र करोगे भैया, ये कर्व्ड लाइन है, यहाँ से लेके शुरू होकर ये इस तरीके से जा रही है, तो इसको मेज़र कैसे किया जा सकता है। तो इसको मेज़र करने के लिए देखिए वैसे तो आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आप देखिए इसके बराबर, इसके साथ साथ कोई भी आप थ्रेड जो है उसको इसके साथ साथ आप थ्रेड जो है इसके साथ साथ लपेटते जाइए। देखिए यहाँ से शुरू करिए, थ्रेड इसके हाथ लपेट के अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके उसको लपेटते जाइए, और जितना वो लेंथ है उसकी उतना ही थ्रेड जब वहाँ पहुँच जाए, जब खत्म हो जाए तो उतने थ्रेड को काट दीजिए, और फिर उस थ्रेड को आप किसी भी चीज़ से मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कर्व्ड रहता है, ये कर्व्ड एंड जो है उसकी भी मेजरमेंट आपको मिल जाएगी। आप देखिए आप ऐसे तो स्केल नहीं रख सकते ना, ऐसे टेढ़ा स्केल, फिर ऐसे स्केल, फिर ऐसे स्केल तो रख नहीं सकते हो, इसलिए इसका धागा लपेट दीजिए जितना ये लंबा है, तो इसकी लेंथ का धागा जब कट जाएगा तो उसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं उस धागे की, तो आपको पूरा मेजरमेंट मिल जाएगा। आगे है अप्रोक्सीमेशन। आज हमारी डेली लाइफ के अंदर हम एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट्स का यानी कि गैस का भी उपयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं हम देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अर्णव आगे बताओ बेटा। किसी भी मेजरमेंट के बारे में क्विक जजमेंट जो रहता है उसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। जैसे कि while adding sugar to milk you estimate how much sugar you should add, you don't weigh the sugar accurately। यानी कि हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं या खाना बनाते हो, क्या मम्मी जो है नमक जो है उसको क्या माप के डालती है, ग्राम, आधा किलो, 100 ग्राम के हिसाब से, या पॉइंट किसी भी ग्राम के हिसाब से नहीं। चीनी डालते हैं जब चाय में, दूध में, तो क्या उसको भी मेज़र किया जाता है? नहीं। सिंपली हम एक्यूरेटली नहीं डाल सकते हैं, लेकिन एक मेजरमेंट अप्रोक्सीमेटली ली जाती है। भाई एक गिलास चाय है या एक कप चाय है तो उसमें 1 चम्मच चीनी डाली जाए, एटसेट्रा, इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो उसके लिए मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन while building a wall we estimate how many bricks we need by approximation। अब दीवार बनाते वक्त हम एक एक ईंट को नहीं गिनते भी कितनी ईंटें चाहिए, जबकि हम क्या करते हैं, मेजरमेंट अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना चाहिए करते हैं। तो वहाँ भी हम कितना पेंट हमें चाहिए उसका भी अप्रोक्सीमेट मेथड होता है, यानी कि हम एग्जैक्टली नहीं काउंट करते हैं भी कितना चाहिए। हो सकता है एक घर को पेंट किया जा रहा है तो उसके लिए घर के पेंटिंग के लिए जो एक एस्टिमेट लगाया जाता है पेंटर के द्वारा, वो बोलता है 30 लीटर्स पेंट, तो 30 लीटर में ही हो जाएगा ऐसा जरूर नहीं, हो सकता है 35 भी चला जाए और हो सकता है 28 में भी हो जाए, तो इसको कहा जाता है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन जो है ये हमको एक अनुमान देते हैं, किसी भी चीज़ को उठा के हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका वजन कितना है, इसको एस्टिमेशन कहा जाता है। नाउ कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन की कंसेप्ट देखते हैं क्या है। व्हेन वी लुक अराउंड अ क्लासरूम वी सी मैनी थिंग्स। हम आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि विंडोज़, डोर्स, ब्लैक बोर्ड्स एट्सेट्रा। दे आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। इनको हम स्टेशनरी बोलते हैं। आपकी क्लास का ब्लैक बोर्ड है, क्या घूमता रहता है इधर उधर? विंडोज़ घूमती रहती हैं, गेट घूमता रहता है? नहीं। आप कभी भी जाओ स्कूल में वो चीज़ें आपको वहीं मिलेंगी, तो इनको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है मूवमेंट में रहते हैं। किस में रहते हैं? मूवमेंट में। जैसे कि आप बस में जा रहे हो तो बस क्या है, वो मूव कर रही है, ठीक है। आप बच्चे जो हैं ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो मूवमेंट करती रहती हैं उनको हम बोलते हैं दे आर नॉट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। उनको हम स्टेशनरी नहीं बोलेंगे, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेस्ट पर नहीं है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हैं उनको हम कहेंगे दे आर एट रेस्ट, और जो मूवमेंट कर रहे हैं हम कहेंगे वो मोशन में है। किस में है? मोशन में। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग। जब आपके क्लास के अंदर जो ब्लैक बोर्ड है और दरवाज़ा है और विंडोज़ हैं, वो हमेशा वहीं रहते हैं। यानी कि ब्लैक बोर्ड है वो गेट के हिसाब से वहीं रहेगा, जहाँ आज है कल भी वहीं हमेशा वहीं रहेगा। विंडोज़ जहाँ है वो भी वहीं रहेंगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है उसके आजू बाजू के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, उसके रिलेटिवली, तो उसको हम कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के अंदर जो टीचर है वो आता है और फिर चला जाता है, वो आकर अपने आप चला जाएगा, और क्लास के अंदर क्या एक ही जगह पर बैठा रहता है? नहीं, वो चला जाता है। आप स्कूल बस जो है वो आपको छोड़ने के बाद चली जाती है, और जब आपको लेने आती है तो अलग जगह पे होती है, आपके घर पे होती है, उसके बाद वो आगे चली जाती है, तो यानी कि वो भी मोशन में है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं दे आर इन मोशन। आगे हमारा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन जो है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक इलेक्ट्रिक पोल है जो कि स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है, और हम उसको खड़े खड़े देख रहे हैं एक रोड से। बट द सेम पोल अपीयर्स टू बी मूविंग व्हेन वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। जब हम एक चलती ट्रेन से देखेंगे तो
वो पोल हमको चलता हुआ दिखाई देगा। आपको पता है ना, जब आप ट्रेन या बस में से जाते हैं तो आपको पेड़ और पोल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, वो दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। आनो पेज देखो, पेज नंबर कितने बाकी है बेटा, पेज इस चैप्टर के भी देखो तो। जैसे एक आदमी बैठा हुआ है आपके बाजू में कार में, वो भी रेस्ट पे है आपकी तरह, लेकिन बाहर दूसरा आदमी जो खड़ा हुआ है उसके मुकाबले वो आदमी चल रहा है। तो यानी कि ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। वी कैन से दैट मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, दैट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स टू बी इन मोशन इन रिलेशन टू वन ऑब्जर्व मे अपीयर टू बी एट रेस्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जर्व। यानी कि जैसे कि आप और आपका दोस्त कार में जा रहे हैं, तो आपके लिए आपका दोस्त जो है वो क्या है, वो रुका हुआ है, स्टेशनरी, लेकिन बाहर वालों के लिए आपका दोस्त क्या है, इट्स मूविंग। बाहर जो आदमी खड़ा हुआ है वो आदमी कैसे है, रेस्ट पे है, वो तो खड़ा हुआ है, लेकिन आप गाड़ी से जा रहे हो लेकिन आपको वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं दे बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स। टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशंस के टाइप्स की बात करें तो अलग अलग तरह के रहते हैं। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट के सभी पार्ट्स सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में, गिवन टाइम में कवर कर लेते हैं, यानी कि समय में कोई बदलाव नहीं आता है, तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे कि अ चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड, एक बच्चा जब स्लाइड से ऊपर नीचे उतरता है तो पूरे का पूरा ही नीचे उतर जाता है ना, तो यानी कि वो जो टाइम उसको लगा उसकी पूरी बॉडी को, वो सेम टाइम लगा। ऐसा तो नहीं है हाथ पहले आएंगे पैर बाद में आएंगे, तो वहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन होता है। एक व्हीकल मूविंग ऑन रोड, एक गाड़ी जो रोड पे चल रही है तो पूरी की पूरी गाड़ी आगे बढ़ रही है, ना कि आधी आगे बढ़ रही है पहले और आधी बाद में। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक रेक्टिलीनियर और एक होता है कर्वीलीनियर। रेक्टिलीनियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। जैसे कि कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एक बॉल फ्रीली छत से नीचे गिर रही है, या कैरम बोर्ड में जब आप स्ट्राइक करते हो स्ट्राइकर से, या फिर ड्रॉवर, जो टेबल का ड्रॉवर खोलते हो, ये मूवमेंट है, लेकिन ये रेक्टिलीनियर मूवमेंट है क्योंकि सीधी लाइन में खुलते हैं सब। आप ये देखिए कार सीधी जाएगी एकदम। कर्वीलीनियर, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व्ड लाइन में मूव करता है तो उसको बोलते हैं, यानी कि गोलाई में मूव करता है तो बोलते हैं कर्वीलीनियर। एग्जांपल, कार जो है वो जब कर्व्ड पाथ पे, यानी कि आड़े टेढ़े रास्ते पे जब कार चलती है, यानी इधर मुड़ गई कभी उधर मुड़ गई, तो हम बोलेंगे कर्वीलीनियर मोशन। एक बॉल थ्रोन बाय अ बॉय, एक लड़का बॉल को फेंक रहा है, अब बॉल सीधी नहीं जा रही है, बॉल ऐसे कर्व में जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी। जैसे कि एक फील्डर ने बॉल थ्रो किया कीपर की तरफ, तो पहले बॉल ऊपर की तरफ एक एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बना के उसके पास जाएगी। जेवलिन, शॉर्ट पुट जेवलिन देखे ना, भाला फेंका जाता है, जो दौड़ कर आता है वो भाला, जेवलिन थ्रोअर जो होता है वो दौड़ के आएगा और जेवलिन को थ्रो करेगा, और वो दूर पहले तो ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सब एग्जाम्पल जो हैं ये कर्वीलीनियर के हैं। और दूसरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में जाता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जांपल, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, एथलीट जो कि एक सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या फिर हमारी घड़ी का जो मिनट हैंड है वो भी चक्कर लगाता रहता है, यानी सारे हैंड जो चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन, जैसे कि आप जानते हैं हमारी अर्थ जो है वो दो मोशन शो करती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो जैसे अर्थ रेवोल्यूशन शो करती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं क्योंकि वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लेकिन अर्थ जो है अपनी जगह पर भी घूम रही है तो उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि आप यहाँ पर एक देख रहे हैं स्पिनिंग टॉप, टॉप है वो घूम रहा है, वो रोटेट कर रहा है, यानी कि अपनी जगह। हम इसको रिवोल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको रोटेशन बोलेंगे क्योंकि वो अपनी ही जगह पर घूम रहा है। जैसे कि मैरी गो राउंड हो गया, आपकी गाड़ी का जो पहिया है वो भी हो गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम बोल सकते हैं कौन सा मोशन, रोटेटरी मोशन। आगे हमारा ऑसिलेटरी मोशन, जब कि ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो, यानी कि आगे और पीछे मूवमेंट करता रहे, आगे पीछे। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो बच्चा जो झूला लेते हैं, स्विंग जो होता है, स्विंग पे क्या होता है, स्विंग ऐसे बीच में होता है सेंटर पोजीशन में, आप इस पे बैठ के धक्का देंगे तो आगे पीछे यानी कि टू फ्रो ये मूवमेंट शो करता है। पेंडुलम जो होता है, आपकी क्लॉक के नीचे देखिए पेंडुलम लगा होगा, एक ऐसे एक लटका होगा एक करछी टाइप में, वो आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करती रहती है। तो ये भी जो है ये ऑसिलेटरी मोशन है। कार के अंदर पिस्टन होता है, वो भी हमें ऑसिलेटर मोशन शो करता है। नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, जब वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन मतलब जब कोई भी चीज़ जो है मूव करती है आगे पीछे ऊपर नीचे, यानी कि जैसे कि वैसे तो यहाँ पे आगे पीछे मूवमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पर
a part or parts of object remain always remains fixed and do not move while the rest, यानी कि यहाँ पर आप देखिए मूवमेंट करता रहेगा अपने आप, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के बाद ये अपने आप रुक जाएगा। इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे कम होकर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इसके लिए एग्जांपल हम देखें कि अगर आप यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रिंग देख रहे हैं आप, कोई भी रस्सी, गिटार की स्ट्रिंग हो सकती है, इसको जब छेड़ोगे तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाके वो फिर रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। अब आगे बात करते हैं पीरियडिक मोशन, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब वो रिपीट होता रहता है तो इसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। जैसे कि आप जानते हैं स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम क्लॉक, यानी कि पेंडुलम क्लॉक जो है वो यानी कि 1 घंटे के बाद वो उसमें से बजेगी और फिर वो मूवमेंट करेगी। फिर नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन, जब मशीन चलाते हैं जो उसमें आप नीडल जो है आगे पीछे ऐसे होती रहती है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक चक्कर के बाद वो बार बार ऊपर नीचे होती रहती है। हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है उसकी मतलब पल्स रेट देखा जाता है जैसे। फिर जो द मोशन ऑफ द मून रिवॉल्विंग द अर्थ, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, पीरियडिक मूवमेंट है। यानी कि पीरियड का मतलब एक पर्टिकुलर समय के बाद उसका एक रोटेशन पूरा हो जाना। जैसे कि आपकी जो सेकंड क्लॉक है, सेकंड वाली जो सुई है वो 60 सेकंड के बाद एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो दैट इज पीरियडिक मोशन ओनली। तो पीरियडिक मोशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, गिवन टाइम के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद वो मूवमेंट होता है। यानी कि 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद वो फिर से बजने लगेगा। यानी कि ऐसा मूवमेंट जो अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल के बाद, उसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। नॉन पीरियडिक मोशन वो होता है जो अपने आप को रिपीट नहीं करता है, जैसे कि स्विंगिंग ऑफ आर्म्स हो गया, हम हाथ पैर हिलाते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं, वो हर रेगुलर इंटरवल के बाद तो नहीं होता है ना, वो अपनी मर्जी से होता है। डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम, अब कभी कभी एक ही समय पे मल्टीपल मोशंस भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही जगह पर एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल मोशन शो करता है, उसको कहा जाता है मल्टीपल मोशन। जैसे कि एक बॉय यहाँ पर आप देख रहे हो साइकिल राइड कर रहा है, अब इसके जो व्हील्स हैं वो रोटेट हो रहे हैं, तो यानी कि रोटेटरी मोशन भी शो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये आगे स्ट्रेट पाथ में भी बढ़ रहा है, हो सकता है वो सीधा आगे जाए तो रेक्टिलिनियर मोशन भी शो करता है, हो सकता है वो कर्व मूवमेंट शो करे तो हो सकता है वो कर्विलिनियर मोशन भी कर सकता है। तो ये एक ही समय पे ज़्यादा मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर में, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज पीरियडिक। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ 365 दिन, साढ़े उससे भी आधा दिन ऊपर लगता है, तो इतना समय लगता है, 3/4 यानी 1/4 सॉरी, तो इतना समय लगता है, अप्रॉक्सीमेट 365 डेज लगते हैं अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने को। यानी कि ये मोशन जो है ये एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद होता है, इसको हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, जिसको हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। अर्थ अपनी जगह पर घूम रही है, रोटेशन कर रही है, दैट इज रोटेटरी मोशन, और वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है, जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, यानी कि सर्कुलर मोशन भी है वो। तो इस तरीके से एक ही चीज़ जो है वो एक से ज़्यादा मोशंस भी शो करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।